आज हम डिस्कस करेंगे नीट की फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल जबरदस्त डिटेल में। सो द फैक्ट इज नीट 2021 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर क्वेश्चन में एनसीईआरटी का रेफरेंस देते चलूं और साथ में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हर क्वेश्चन के पीछे थ्योरी क्या इन्वॉल्व थी, कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व था, कैलकुलेशन सारी एकदम डिटेल में ही देखेंगे। अगर आप ये डिस्कशन पूरी सुनेंगे तो आई एम श्योर कि सुनते सुनते डेफिनेटली आपके दिमाग की बत्ती ऑन होगी एंड विल अप्रिशिएट द थिंग्स कि एग्जामिनर का क्या थॉट प्रोसेस रहता है आजकल क्वेश्चन पेपर बनाते हुए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बेस था पोटेंशियोमीटर पर और पोटेंशियोमीटर की भी बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरी पर। पोटेंशियोमीटर की 3 एप्लीकेशंस हैं एंड द फर्स्ट एंड इजीएस्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ एन अननोन सेल। ऐसे में आपको पता है कि टिपिकली जो सर्किट डायग्राम रहता है वो कुछ ऐसा रहता है कि यू आर हैविंग, let us say, a known cell of large EMF E0। इसे आप कनेक्ट करके रखते हैं with the help of a wire AB, जो टिपिकली यूनिफॉर्म वायर होती है, और साथ में आप एक अननोन EMF एप्सिलॉन का सेल यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर, एंड देन यू यूज अ जॉकी। अगर टोटल लेंथ कैपिटल L में से बैलेंसिंग लेंथ AJ इक्वल टू स्मॉल l है, देन वी नो वेरी वेल कि ऐसे में अननोन सेल का EMF एप्सिलॉन है, वी हैव एप्सिलॉन बाय E0 इक्वल टू स्मॉल l बाय कैपिटल L। यानी बेसिकली अननोन EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी E0 बाय कैपिटल L ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। विद दैट थिंग इन माइंड, यू आर गिवन 2 ऑप्शंस कि पहले केस में जब EMF है 1.5 तो कॉरस्पॉन्डिंगली बैलेंसिंग लेंथ है 36 सेंटीमीटर। दूसरे केस में अननोन जो बैटरी है आपने चेंज की, उसकी वोल्टेज है 2.5 और सपोज इस बार बैलेंसिंग लेंथ है L2। तो 2 इक्वेशंस बना के मैंने उन्हें डिवाइड किया तो कॉमन फैक्टर के कैंसल आउट हो गया एंड वी कैन सी कि डायरेक्ट रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है। अननोन लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन आपको एग्जामिनर की मेंटालिटी के बारे में कुछ बताता है। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन पूछा, लेकिन पोटेंशियोमीटर की इजीएस्ट पॉसिबल एप्लीकेशन पे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसमें कोई दिमाग नहीं लग रहा। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला हैज बीन आस्क्ड। देन इट इज क्लियर कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर हो गया है पार्ट बी 60 सेंटीमीटर। अच्छा, हर सेट में ऑप्शंस जम्बल्ड थी तो आप बी के हिसाब से चेक ना कीजिए। देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में 60 सेंटीमीटर कौन सी ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन था फ्रॉम स्लाइटली न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए जेई टाइप का पैटर्न अब नीट में भी आ रहा है, ये बात क्लियर हो रही है। 2 कॉलम्स आपको दिए हैं और आपको कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज मैच करनी है। ऐसे इस बार कुछ एक क्वेश्चंस आए थे नीट में और करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से ये है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखी हैं, वो भी हमारे सामने हैं। ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल कि बोर्ड के लिए हमने जो डेरिवेशंस की थी, बेस्ड ऑन दैट वी हैव डन अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, करंट I इक्वल टू NeVD, isn't it? सबको डेरिवेशन पता होगी। तो यहाँ पर NeVD डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। NeVD is nothing but equal to current per unit area
यानी कि करंट डेंसिटी जिसका सिंबल होता है J वेक्टर। तो D पार्ट इज मैचिंग विद Q। हाँ जी, D मैचिंग विद Q का मतलब है ऑप्शन 1 या 4 में से कोई आंसर है। ये जरूर देखते रहिए, एक भी मैच होने के बाद आप देखते रहिए कि इस बेस पर क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रही है या नहीं। देन सेकेंड थिंग दैट वी कैन अप्रिशिएट इज कि जब इन दोनों में से आंसर है तो ए पार्ट का आंसर तो आर हो ही गया, नो नीड टू चेक दैट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, ये दो चीजें रह गई। सो बोर्ड के लिए एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन थी, रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। सबने बोर्ड के लिए तैयार की होगी जरूर, बोर्ड नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमें रिजल्ट याद रखना चाहिए। तो जिन बच्चों को 2022 में अपीयर होना है, याद रखिए बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस नीट में पूछे जा रहे हैं एंड द ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू। सो जो यहाँ क्वांटिटी गिवन है पी पार्ट में m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, दिस इज इक्वल टू रो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो क्योंकि B पार्ट P से मैच हो रहा है, करेक्ट आंसर वुड बी D पार्ट, एकदम इजी। देन मूविंग फर्दर, लेट अस से ये आंसर हमारे पास आ चुका है। एक मिनट, क्या मैंने गलत कह दिया थोड़ा सा। B का आंसर है P, सॉरी C का आंसर है P, रिलैक्सेशन पीरियड C पार्ट था ना, C का आंसर है P। सो इनफैक्ट दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। है वही जो हमने डिस्कस किया है, जस्ट मैंने आपको डिक्टेट करते हुए गलत बता दिया था। फिर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज इजी। मैग्नेटिक्स का एक न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट है कि देयर इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट गिवन है, और सिचुएशन का अगर हम डायग्राम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना है। इजीएस्ट ऑफ टाइप्स। सो वी नो कि इस केस में इनफाइनाइट वायर कितना फोर्स एक्सर्ट करती है मूविंग चार्ज पर, F इक्वल टू QVB, बस आंसर आ जाएगा। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, ये हो गया चार्ज का मैग्नीट्यूड। V गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है 10 रेज टू पावर 5, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर इट वुड बी म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। वी कैन ऑल्सो से एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट विल बिकम 2 म्यू नॉट I बाय 4 पाई r। हाँ जी, क्या बन गया है, 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई को पुट किया 10 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू I बाय r। I की वैल्यू है 5 और R की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर, इसे भी 1/5 मीटर लिखा, तो एक और 5 ऊपर आ गया। और देखिए कैलकुलेट किया तो 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 20 न्यूटन। वैसे जब हमने वैल्यू पुट की उसी समय क्लियर हो गया था कि आंसर में पाई तो न्यूमरेटर में आने का कोई मतलब ही नहीं है, इन दो पे तो शुरू में ही क्रॉस लग गया था। सो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? एज पर गिवन ऑप्शंस इट इज द ऑप्शन ए विच इज करेक्ट, 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 20 न्यूटन। अगली प्रॉब्लम ये है डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं जिनकी अपनी एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। एनसीईआरटी ने कितना डिटेल में ये आर्टिकल डिस्क्राइब किया है। सो इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस।
सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज विच आर हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देन अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हाँ जी, कप ऑफ टी कूल हो रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। So the truth is, according to Newton's law of cooling, if situation is such that temperature of a body cools from theta 1 to theta 2 degrees Celsius in a time t, then theta 2 minus theta 1 upon time, ये क्या हो गया? Rate of fall of टेम्परेचर, यानी ड्रॉप इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम। इसे आप लिखते हैं सम कांस्टेंट k इनटू एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस रूम टेम्परेचर। हाँ जी, यही एक्सप्रेशन है, सबको पता है ये फॉर्मूला, जस्ट वी नीड टू पुट द वैल्यूज। सो फर्स्ट केस में टेम्परेचर 90 से कूल होके 80 पर आया, 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाय टी इज k इंटू 90 प्लस 80 170 अपॉन टू 85 माइनस रूम टेम्परेचर है 20, सो वी आर गेटिंग 10 बाई टी इक्वल टू 65 k। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि 80 टू 60 कूल डाउन होने में कितना टाइम लगेगा? सो 80 माइनस 60 बाय न्यू टाइम मान लेते हैं t प्राइम इज k इंटू 80 प्लस 60 बाय 2 140 बाय 2 70 और माइनस 20। सो 60 बाई टी प्राइम आ गया है 50k, लेकिन k की वैल्यू तो कितनी है? k इज, हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन से k है 10 अपॉन 65t। दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर दीजिए, कॉमन टर्म्स को कर दीजिए कैंसल, और t प्राइम आ गया है कितना? 13t बाय 5। So far so good। So आ गया है एक और आंसर, बड़े इजी तरीके से, कैलकुलेशंस आपके सामने हैं, एंड एज एक्सपेक्टेड वी मस्ट टिक दिस ऑप्शन 13t बाय 5। क्वेश्चन नंबर 6। सो दो स्टेटमेंट्स गिवन है, फिर से आप देख रहे हैं सारे सिर्फ एमसीक्यू नहीं थे, मैच द कॉलम भी है, असर्शन रीजन भी है, जेई मेन की टच भी है, और पुराने एम्स पैटर्न की टच भी है। सो क्वेश्चन नंबर 6, यू लुक एट बोथ दीज स्टेटमेंट्स। सो क्लियर हो जाएगा कि जीनर डायोड एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड आर्टिकल है, जीनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स। एनसीईआरटी का वो फेमस डायग्राम रिकॉल कीजिए, और एक बार मैं एनसीईआरटी ओपन कर लेता हूँ इस केस में, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। सो द फैक्ट इज दैट मूविंग टू दिस आर्टिकल, अगर आप एनसीईआरटी से सेमीकंडक्टर्स का चैप्टर रेफर करेंगे तो उन्होंने जीनर डायोड में देखिए क्या दे रखा है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, और फिर इसकी डायोड की जब एप्लीकेशंस एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब की हैं, लास्ट में हमने एक वर्ड किया था एनसीईआरटी का। सो वन ऑफ द एप्लीकेशंस इज द केस ऑफ जीनर डायोड, और जिन बच्चों ने हर एक चीज पढ़ी है दे विल अप्रिशिएट कि डायोड की एप्लीकेशंस में जीनर डायोड में पहली लाइन ही एनसीईआरटी ने लिखी है। दे आर सेइंग that Zener diode is a special purpose semiconductor diode which is
operated under reverse bias, isn't it? So एकदम क्लियर कट टर्म्स में एनसीईआरटी ने लिखा है कि रिवर्स बायस होता है। फिर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस आप एक रिलेटिवली लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। हालांकि अगर आपने सिर्फ एक स्मॉल रिवर्स बायस सिर्फ 5 वोल्ट भी अप्लाई किया तो भी लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। सो जो हमारा नीट का क्वेश्चन है उसमें वो और भी छोटी वोल्टेज की बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेजेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 to 0.3 वोल्ट, इतने काफी नहीं है। सो क्लियरली दिस बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर भी ये होगा डी पार्ट की ए ऑप्शन इज करेक्ट बट द ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सो आई रिपीट, ये एटलीस्ट पिछले 10 साल से ट्रेंड चल रहा है कि एप्लीकेशंस ऑफ डायोड में से कोई ना कोई क्वेश्चन या ग्राफ जरूर आता है, चाहे वो सोलर सेल आए, चाहे वो एलईडी आए, चाहे फोटो डायोड आए, चाहे इनका सिर्फ ग्राफ ही आए। So that trend is likely to continue in JEE Main and NEET for next year also. I'll be moving to next question, जिसमें एग्जामिनर ने कहा है कि एक न्यूक्लियस का मास नंबर 240 है। अगर ये 2 या 2 से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है तो फिर रिएक्शन दिखते ही हमें क्लियर है कि इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे इस केस में हो रहा है कि 240 मास वाले से जो भी 2 कंपोनेंट्स बने उन दोनों का ही मास नंबर है 120 ईच। और इस प्रोसेस में व्हाट इज द टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी इन द प्रोसेस। जो आपके लेट अस से 2 डॉटर न्यूक्लियाई हैं, इन दोनों की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? हाँ जी, मैं राइट हैंड साइड से डिस्कशन शुरू कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नेट गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। सो डॉटर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच इज मेंशन्ड एज 7.6 इंटू 120। इसके लिए भी 7.6 इंटू 120, तो ऐड कर लीजिए और माइनस, इनफैक्ट आई थिंक डॉटर न्यूक्लियाई के लिए 8.5 दे रखा है। सॉरी, मैं ये करेक्शन कर देता हूं यहाँ, दिस वुड बी 8.5। तो 7.6 MeV पर न्यूक्लियन ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी, इनफैक्ट पेरेंट न्यूक्लियन की। सो उस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, सो 240 कॉमन भी आ रहा है इंटू 8.5 माइनस 7.6.9। सो इन क्वेश्चंस में जिस बच्चे ने भी बड़े ध्यान से ये क्वेश्चंस किए हैं या मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में, पूरा साल क्लासेस चली हैं, दे विल नो कि इन क्वेश्चंस का आंसर टिपिकली 200 या 300 MeV के ऑर्डर का आता है, isn't it? मतलब इवन ऑर्डर वाइज भी मैं आपको पूरा साल बताता रहा हूँ कि कम से कम नीट में आप ऑर्डर देखकर भी तीनों ऑप्शंस पे कांटा लगा सकते हैं। देन मूविंग टू 8th statement is that there are 2 charged spherical conductors, they are connected by a wire। तो फाइनली क्या सेम हो जाएगा दोनों में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चारों ऑप्शंस देखते हैं, हमें बतानी है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की रेशो और एनसीईआरटी के कौन से आर्टिकल से इसका लिंक बन रहा है? इट इज डायरेक्टली लिंकिंग विद कोरोना डिस्चार्ज, isn't it? बीमारी का नाम भी है बट फिजिक्स का आर्टिकल भी है, कोरोना डिस्चार्ज एंड वेन डी ग्राफ जनरेटर। उस आर्टिकल में आपने देखा था कि एक कंडक्टर के सरफेस पर जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, हाँ जी यही फॉर्मूला है। व्हाट वी कैन डू इज इस एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
दोनों जगह r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करते ही क्लियर हो रहा है कि थिंक ऑफ दिस टर्म q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, यही क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि सिग्मा। सो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही स्फीयर्स के लिए पोटेंशियल सेम है। सो जैसे ही आपने पुट किया सिग्मा 1 r1 इक्वल टू सिग्मा 2 r2, आ गया है करेक्ट आंसर। वी हैव सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल टू r2 बाय r1। सो यू नो इस चीज की डायरेक्ट सी एप्लीकेशंस कितनी सारी हैं। गिव एनी चार्ज टू अ कंडक्टर, इट्स सरफेस वुड बी इक्विपोटेंशियल। हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, तो जो शार्प कॉर्नर्स हैं जहां इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत लो होता है, वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगा हाई, isn't it? यानी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज स्पेसिफिकली कंसंट्रेटेड एट द शार्प एंड्स। ओके, इस क्वेश्चन का तो आंसर आ चुका है फिर सी पार्ट r2 बाय r1। नेक्स्ट वन डायरेक्ट सा क्वेश्चन, हम गदर पॉइंट्स में लिख चुके थे कि इस पे हमने स्टार भी लगाया था कि इस थीम से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। सो द फैक्ट इज यू ऑलरेडी नो SHM परफॉर्म करने वाला पार्टिकल अगर इनिशियली मीन पोजीशन पे लोकेटेड है तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो फिर पार्टिकल के SHM की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, बट पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है 2 ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी की भी होती है 2 ओमेगा, इनके डिफरेंस की भी होती है 2 ओमेगा। चौथी चीज हमने याद की थी लेकिन डिराइव करके याद की थी कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड की फ्रीक्वेंसी होती है 4 ओमेगा। सो 4 रिजल्ट्स वी हैड मेमोराइज्ड एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग, और आपके जस्ट नीट से पहले जो मॉक टेस्ट्स हुए उनमें क्वेश्चन बार बार आ भी रहे थे। I was expecting कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा। So you know पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि कितनी है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा क्या है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैं पुट कर रहा हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर में 4 लिख दिया है। तो बस आ गया है आंसर कि पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा, isn't it? सो ये सॉल्यूशन उन बच्चों के लिए जो थोड़ा मैथमेटिकली इंक्लाइंड ज़्यादा हैं, अदरवाइज आपको पता है थिंक ऑफ अ कंप्लीट साइकिल ऑफ SHM। बिना मैथमेटिकल डेरिवेशन के भी ये रिजल्ट आ सकता है। एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर SHM कर रहा है जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है, हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, मीन पे आया पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, दूसरे एक्सट्रीम पे गया पोटेंशियल एनर्जी 0, पार्टिकल कम्स बैक टू द मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम, इट रिटर्न्स टू x इक्वल टू प्लस a, पोटेंशियल एनर्जी 0। देखिए पार्टिकल का एक साइकिल हुआ लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के कितने साइकिल्स आ गए, 2, यानी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी n है तो पोटेंशियल एनर्जी की कितनी, 2n। मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर आई थिंक। सो इसमें आंसर आ चुका है ऑप्शन सी। मूविंग टू 10th प्रॉब्लम, क्योंकि इस क्वेश्चन में हाफ लाइफ का जिक्र हो रहा है, हाफ लाइफ के इजी क्वेश्चन तो हम बिल्कुल टिप्स पर सॉल्व कर सकते हैं। सो यू नो अगर एक पार्टिकल की n नंबर ऑफ हाफ लाइफ इलैप्स हो गई है,
यानी टाइम इलैप्स्ड कितना है n इंटू हाफ लाइफ टाइम। तो फिर क्वांटिटी कितनी बचती है, इनिशियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n। इतना बेसिक रिजल्ट है, इवन केमिस्ट्री के टीचर तक करवा देते हैं रिजल्ट, सच अ बेसिक रिजल्ट। तो इस केस में गिवन टाइम इज n मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ टाइम, तो कितनी हाफ लाइफ इलैप्स हुई 3/2, और इसीलिए फाइनल अमाउंट हो जाएगी इनिशियल का कितना, इनिशियल अमाउंट डिवाइडेड बाय 2√2। तो सिर्फ अमाउंट का 1/2√2 फ्रैक्शन रह गया, यानी एक्टिविटी भी इनिशियल का 1/2√2 ही रह जाएगा, बिकॉज यू नो एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस अमाउंट। सो अब तक तो देखिए एक भी क्वेश्चन खतरनाक नहीं आया है, खतरनाक छोड़िए किसी क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा है, और यही इस साल के पेपर का मैसेज था। और याद रखिए कहीं मान लीजिए गलती से नीट सपोज लीक वीक हो जाए गलती से और दोबारा हो, तो थ्योरी बड़े अच्छे से कर लीजिए पूरे सिलेबस की, कोई चैप्टर छोड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि कट ऑफ्स हाई जाती हैं। और जहां आप सोचें कि मैं फिजिक्स के +1 2 के 18 यूनिट्स में से 15 कर जाऊं, 3 छोड़ दूं, वहां आप गेम हार गए। वो अब एक ऑप्शन है ही नहीं। वो जमाने गए जब लोग 180 में से 80 या 70 मार्क्स लाकर भी फ्री सीट MBBS ले जाते थे जनरल कैटेगरी में, अब वो नहीं पॉसिबल। तो सिलेबस पूरा करना है, खतरनाक चीजें छोड़ दीजिए, फॉर्मूलाज सारे रिवाइज करने हैं, थ्योरी सारी पढ़ लीजिए, बी मेंटली प्रिपेयर्ड इन द एग्जाम कंडीशंस कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी आएंगे, कुछ थोड़े से लेंदी आएंगे, हमें करने सारे हैं। सो accordingly 11th question, there is a plane electromagnetic wave which combination gives the correct directions for E and B respectively। और थोड़ा इस क्वेश्चन के लिए ये चीज भी याद रखिए कि वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग द x डायरेक्शन। सो क्या वेलोसिटी ऑफ वेव अलोंग द डायरेक्शन E क्रॉस B होती है, 100% होती है। सो इसका मतलब ये हुआ एक ही क्वेश्चन पेपर में हर बार 2 या 3 क्वेश्चन इस थीम पे आते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो तो दोनों के परपेंडिकुलर है। सो इफ यू लुक एट दैट क्राइटेरिया, उससे तो आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि वेव इज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन, तो आई कैप के साथ तो हर एक का डॉट प्रोडक्ट 0 है। सो आपको E क्रॉस B एक्चुअली करके देखना होगा। जैसे लेट मी चेक फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। सो E क्रॉस B, यू नो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए 3/3 डिटर्मिनेंट बना के हम लिख देते हैं I J K। उसके बाद 0 I कैप -1 J कैप +1 K कैप। सिमिलरली B वेक्टर के लिए अगर चेक करें 0 I -1 J +1 K, तो यू नो I कैप के कोफिशिएंट के लिए रो और कॉलम को छुपाया, ये आ गया -1 +1, 0 I कैप आ गया। आगे हम फाइंड कर ही नहीं रहे क्योंकि 0 I कैप नहीं चाहिए हमें नेट रिजल्ट ऐसा चाहिए जिसमें I कैप है, J और K के कोफिशिएंट्स 0 है। सो जब आप फर्स्ट पे क्रॉस लगा के फिर सेकंड चेक कर सकते हैं, थर्ड, फिर फोर्थ, एंड वेरी इजीली यू ऑब्जर्व दैट करेक्ट आंसर इज एक्चुअली C। हाँ जी, so far so good। So the fact is that again it was easy question, और अभी तक कोई भी क्वेश्चन पेपर 2020 से पहले कोई भी क्वेश्चन पेपर इतना इजी नहीं होता था। 2020 में तो खैर ऑल टाइम सिंपलेस्ट पेपर था, बट ये भी सिंपल की ही कैटेगरी में है। आपको
मेरा अंदाज़ा ये है कि आपको ऐसे डबल डिजिट में स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनके फुल मार्क्स आएंगे, 720 आएंगे। हो सकता है कि ऑल इंडिया टॉप 100 के बाहर भी कई बच्चे हों जिन्होंने 700 प्लस स्कोर किया होगा। सो वो इस क्वेश्चन पेपर का लेवल था। सो मूविंग टू नेक्स्ट वन, एक और इजी क्वेश्चन कि कैपेसिटर के लिए हमें पता है एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यहाँ तो बात चल रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। दैट मीन्स कि क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर area of each plate is A, distance between the plates is D, तो इनके बीच में वॉल्यूम एनक्लोज्ड, हाँ जी वॉल्यूम एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा A into D। तो क्लियरली एनर्जी स्टोर्ड वुड बी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू AD। वॉल्यूम को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, इजी पीजी, कोई चैलेंजिंग चीज नहीं है। देन मूविंग टू 13th, if force, acceleration and time are chosen as fundamental physical quantities, इससे इजी क्वेश्चन इस थीम पर नहीं आ सकता। फाइंड डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, यू नो वर्क हो या एनर्जी हो, सबके डायमेंशंस बेसिकली क्या है, फोर्स इनटू लेंथ, इजंट इट। और एक्सेलरेशन क्या होता है, डायमेंशनली a इज lt माइनस 2, यानी कि लेंथ वुड बी एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन, isn't it? So ऐसी ऑप्शन के लिए हमेशा खोज में रहिए कि बिना सॉल्व किए आपको रिजल्ट मिल जाए। अदरवाइज सब्जेक्टिव मेथड तो सबको पता ही है कि लेट एनर्जी विच इज हैविंग डायमेंशंस ml2t minus 2 it is equal to some dimensionless constant k into force की पावर a, एक्सेलरेशन की पावर b, टाइम की पावर c, उससे भी आ जाएगा। We just need to apply the homogeneity of dimensional formula। लेकिन इस ऑप्शन के लिए हमेशा अपनी ब्रेन को अवेक रखिए कि बिना सॉल्व किए हम यहाँ 2 मिनट बचा सकते हैं। Then we are having this question from the topic gravitation या 1D कह लीजिए। इस क्वेश्चन में मुझे लगा कि थोड़ा सा एग्जामिनर ने क्वेश्चन 100% कंप्लीट टर्म्स में स्पेसिफाई नहीं किया। क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी यहाँ पर कि अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s जो लिखा है, he should have mentioned that it is a small height। क्यों? क्योंकि अगर स्मॉल हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, mgh। और अगर अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल कोई रिलेटिवली लार्ज हाइट है, फिर हम ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज करते, पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm/r, isn't it? So दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है, आंसर भी अलग आएगा। तो खैर ऑप्शंस पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है कि एग्जामिनर इज रेफरिंग टू अ स्मॉल हाइट और इनिशियल टोटल एनर्जी थी लेट अस से mgs। सो ग्रेविटी के इफेक्ट में ये मूव कर रहा है। ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, एंड सो at some stage if kinetic energy is 3 times the potential energy, like potential energy x है तो kinetic क्या है 3x, मतलब बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी टोटल का 1/4 होगी और काइनेटिक एनर्जी उस समय रह जाएगी टोटल का 3/4, isn't it? यही मतलब निकल रहा है। सो अगर पोटेंशियल टोटल का 1/4 है, इसका मतलब है फिलहाल हाइट तो हो गई है कितनी s/4,
और आंसर 2 और 3 में से कोई एक ऑप्शन होगी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी का 3/4, और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी इज थ्राइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर आप पुट करें हाफ mv² इक्वल टू थ्राइस ऑफ, हाँ जी, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इट इज क्लियरली mg s/4। सो m कैंसल होके दोनों तरफ v² आ रहा है, हाँ जी, कितना? 3gs/2। तो इसका रूट ले लीजिए। इनफैक्ट सॉरी, ए पार्ट में भी s/4 था, तो इन तीनों में अभी पॉसिबिलिटी थी और ये करेक्ट आंसर आ गया है, isn't it? अगर आप हड़बड़ी में हैं, अगर आपका ध्यान अभी दूसरे सब्जेक्ट पे है, देयर इज अ रिस्क यू कुड टेक दिस ऑप्शन, जहां डिनोमिनेटर में 2 के ऊपर रूट नहीं है। सो प्लीज एंश्योर व्हेन यू आर इन द एग्जाम वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 15, in which a diagram is given to you। डायग्राम क्योंकि मैं ड्रॉ नहीं करके लाया हूँ, सो मैं क्वेश्चन पेपर ही ओपन कर लेता हूँ एंड आई विल मैन्युअली ड्रॉ दैट डायग्राम। और ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन ही है। वंस अगेन आई कैन से कि इस टॉपिक से इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। सो जिन बच्चों ने भी लेट अस से कैपेसिटर का टॉपिक किया है, दे विल अप्रिशिएट कि इन सच अ सिचुएशन ईच कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C, और आपको बताना है व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द circuit across xy। so very clearly जो ये वाला कैपेसिटर है this is shorted। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट y है तो यहाँ पोटेंशियल सेम एज द पोटेंशियल एट y, ये पॉइंट भी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, सेम पोटेंशियल एज दैट ऑफ y। So this goes out of the equation, बाकी दोनों पैरेलल में हैं and equivalent capacitance would be 2C। Then correct answer this one। Next then is a question based on again dimensions, और इसका भी आंसर बड़ा इजीली आ जाएगा। You have to tell कि E/G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। एनर्जी डिवाइड बाय G, एनर्जी के डायमेंशन सबको याद होते हैं, mL/T-2। G के फाइंड कर लीजिए एग्जाम कंडीशंस में जल्दी जल्दी, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फॉर 2 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस। सो F इक्वल टू G m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो G का डायमेंशनल एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास m-1 L3T-2, isn't it? वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो G के डायमेंशंस m-1 L3T-2। फाइनल आंसर आ रहा है m2L-1, isn't it? So सारे 15-20 सेकंड के क्वेश्चंस हैं। Then what about question number 17? इस प्रॉब्लम में गिवन है कि there is a lens, it has a large focal length। then NCERT तो बड़ा डिटेल में लिखा है ये कि मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव लेंस को कंसीडर करें, इट हैज अ सर्टेन एपर्चर, एपर्चर लार्ज होगा तो वो
दूर की हेवनली बॉडी से मोर नंबर ऑफ रेज कलेक्ट करेगा, और अकॉर्डिंगली सारे ऑप्शंस पढ़ें तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। आपको बेटर रेजोल्यूशन भी तब मिल पाएगा कि जब ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर लार्ज है। वैसे ऑप्टिक्स से इतने क्वेश्चंस आने की होप थी नहीं जितने यहाँ इंक्लूड हो गए। मैकेनिक्स के साथ और लेट अस से मॉडर्न फिजिक्स के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हुई। अजीब सा क्वेश्चन पेपर है, एंड पर्सनली आई डोंट एग्री विद सच क्वेश्चन पेपर्स जिसमें कट ऑफ इतना हाई चला जाए। सो खैर, क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें एक डायग्राम हमें गिवन है जो मैं ड्रॉ कर देता हूं, और डायग्राम इज लाइक दिस, that a ray is incident normally on one of the faces। आपको बताना है what would be the angle of emergence। So क्योंकि फर्स्ट फेज पे रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, it will pass undeviated। स्नेल्स लॉ, एंगल I 0 तो एंगल R भी 0। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें तो क्लियर हो जाएगा, ये एंगल 60, ये भी 60। मतलब फिलहाल एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। क्योंकि 30 है तो आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन चेकिंग टू थिंग्स। कहीं यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा, isn't it? So for total internal reflection to take place, you know, angle of incidence must be greater than critical angle, और sin of critical angle होता है 1/μ। So mu की वैल्यू इन्होंने दी है √3। 1/√3 का साइन इनवर्स कोई स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं है, बट इफ यू चेक इससे जो थीटा क्रिटिकल आया, वो क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री से तो बड़ा है, isn't it? इसका मतलब है यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, सिंपल रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस। नॉर्मल को एक्सट्रापोलेट कर लीजिए। If ray moves from denser to rarer medium, it will bend away from the normal, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस 30 से तो बड़ा है, isn't it? 30 नहीं हो सकता, 90 भी नहीं हो सकता। 90 तब होता अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जैक्टली क्रिटिकल के इक्वल है। सो दो ऑप्शंस पे कांटा तो आप फिजिक्स के हर क्वेश्चन में लगा ही सकते हैं। Meanwhile, by Snell's law, we have mu into sin I equal to, बाहर मीडियम एयर है जिसका mu 1 हो गया, into sin of angle of emergence E। So clearly E is coming out to be, हाँ जी, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है? mu1 sin I इक्वल टू mu2, हाँ जी मैंने mu की वैल्यू गलत पुट कर दी है, 1/√3 नहीं, सॉरी, इट वुड बी जस्ट √3। अब ठीक है, sin E is same as sin 60, और accordingly B part is a perfect answer। What about 19th question? Dipole is placed in an electric field as shown, और आपको फिर कुछ ऑप्शंस चेक करनी थी। अच्छा, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, isn't it? सबने कर रखी होगी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर ऐसी बुक है जो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के स्टूडेंट्स को कंप्लीट करनी चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि एग्जाम्पलर बहुत टफ है, नहीं करना चाहते, तो आप इतनी लिबर्टी ले लीजिए, सिर्फ उसके MCQ 1 तो कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ दीजिए, नो इश्यूज। क्योंकि एग्जाम्पलर सिर्फ मेडिकल वालों के लिए नहीं है, वो तो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के एस्पिरेंट्स के लिए है। एटलीस्ट MCQ 1 तो जरूर कर लीजिए, फिर अगले रिवीजन में MCQ 2 करने की भी हिम्मत आएगी। सो देखिए, इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और इस फील्ड में रखा है एक डाइपोल
और डाइपोल इज प्लेस्ड लाइक दिस कि पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट में, नेगेटिव चार्ज है राइट की तरफ. It is clear that strength of electric field is inversely proportional to distance between electric field lines. जहाँ field lines पास पास हैं यहाँ लेफ्ट में, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E1 ग्रेटर है. राइट में जाते जाते अगर फील्ड हो गया E2 तो फिर E2 वुड बी ऑफ लेसर मैग्नीट्यूड. सो पॉजिटिव चार्ज पर राइट की तरफ फोर्स कितना, QE1. नेगेटिव चार्ज पर लेफ्ट की तरफ फोर्स QE2. सो E1 ग्रेटर है तो नेट फोर्स राइटवर्ड आ जाएगा. इट वुड बी Q into E1 minus E2. डायरेक्ट एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. आप एग्जाम्पलर ओपन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में, ये डायग्राम आपको स्ट्रेट अवे दिख जाएगा. So, moving to 20th problem, screw gauge is given और according to the question आपको फिर ये फिगर्स दे रखी हैं. इस डाटा को अगर ध्यान में रखें, अच्छे से एक बार पढ़ें, सो क्लियर है कि इस स्क्रू गॉज में बेसिकली लीस्ट काउंट क्या है, isn't it? In this case, clearly the least count is, हाँ जी, क्या है फॉर्मूला? So you know, if the number of divisions on the circular scale is given, इसे small n मान लीजिए, और मेन स्केल की एक रीडिंग है 1 mm. You know, this is what we call the pitch P. तो लीस्ट काउंट होता है pitch divided by number of divisions on the main scale. पिच आ गई है 0.01 mm. और अब स्क्रू गॉज में फाइनल रीडिंग का एक्सप्रेशन होता है मेन स्केल रीडिंग जो कि 0 है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग जो कि 52 है, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट. सो क्लियरली इस बार आंसर आ गया है 0.52 mm. और गिवन ऑप्शन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, इट वुड बी 0.052 सेंटीमीटर. सो इजी क्वेश्चन. इस आर्टिकल से भी क्वेश्चंस आते हैं. प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के लिए मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा कि अब वर्नियर कैलिपर का नंबर आ गया है. हाँ जी, एकदम इजी कैलकुलेशंस. और इस क्वेश्चन में आप थोड़ा कॉमन सेंस से भी फाइंड कर सकते हैं आंसर कि जब वो 100 डिविजन्स घूमेगा तो रीडिंग होगी 1 mm. तो 52 डिविजन्स में रीडिंग कितनी है? लाइक यू कैन अराइव एट द आंसर बाय नॉर्मल यूनिटरी मेथड. मूविंग टू 21st, a block slides down a smooth inclined plane. यानी एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, isn't it? और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. ये 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर इनफैक्ट इस तरफ हैं. सो यू हैव टू फाइंड कि टर्मिनोलॉजी वही स्टैंडर्ड. लेट Sn be the distance traveled in the interval n-1 to n सेकेंड. मतलब ये Sn नहीं Snth है. इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. जनरल फॉर्मूला आपको पता है, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है? u प्लस a/2 इंटू 2n-1. यहाँ तो u भी 0 है, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. तो nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट a/2 इंटू 2n-1 और n+1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी, 2 इंटू n+1 और फिर आगे -1. सो ओवरऑल आंसर वुड बी ऑप्शन सी. वैसे भी आपको पता है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद
a constant acceleration, the displacements in successive equal intervals are in the ratio of odd numbers. तो देखिए A नहीं हो सकता क्योंकि ये even आ गया, अब B भी नहीं हो सकता, ये भी even आ गया, D भी नहीं हो सकता क्योंकि ज्यादा रेशो कम हो गया, isn't it? Answer has to be such a fraction जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर ग्रेटर. तो खैर, with this correct answer, time for 20-second problem. ऑप्टिक्स को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया जा रहा है और वो भी थोड़ा सा अनसिमेट्रिकली. लाइक ऑप्टिक्स से क्वेश्चन डालने थे तो एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हो जाता, isn't it? बट एग्जामिनर रे ऑप्टिक्स के साथ चिपका हुआ है जो कि एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है और क्वेश्चंस हैं एकदम बोर्ड लेवल के. सो फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो ऑप्टिक्स आप लोग अगर तैयार करें, आई होप आपको जरूरत ना पड़े नेक्स्ट ईयर नीट में अपीयर होने की, आपकी इसी बार सिलेक्शन हो जाए, बट शुड दैट बी रिक्वायर्ड तो ऑप्टिक्स बोर्ड लेवल का कर लीजिए, गुड इनफ. कोई ऑब्जेक्टिव बुक करने की जरूरत नहीं है. देन मूविंग टू दिस क्वेश्चन. अच्छा, कुछ टीचर्स ने तो इसकी डिस्कशन बहुत लंबी चौड़ी कर रखी है. क्वेश्चन एकदम बेसिक है कि एक कन्वेक्स लेंस है, कुछ डिस्टेंस दूर कनकेव लेंस है, इस सिस्टम पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई और सिस्टम से पास करने के बाद भी वो पैरेलल बीम ही रही, यानी कंबाइंड सिस्टम की पावर 0 है, isn't it? So remember 1 upon effective focal length क्या होती है अगर कोई भी दो टाइप के लेंसेज में स्मॉल डिस्टेंस है d, then 1 upon effective focal length is 1 by f1 plus 1 by f2 minus d upon f1 f2. तो ये नेट पावर 0 दे रखी है. लाइक 1 by कन्वेक्स लेंस इन एयर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे. कनकेव लेंस इन एयर है तो इस केस में फिर हम फोकल लेंथ को नेगेटिव ट्रीट करेंगे. हाँ जी, 5 सेंटीमीटर है कनकेव लेंस की फोकल लेंथ, वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस एज नेगेटिव. और माइनस डी अपॉन f1 f2, हाँ जी 20 इंटू माइनस 5 को पुट कर दिया 100. सो जैसे ही आपने इसे 0 पुट किया, यू गेट d अपॉन 100 इक्वल टू 1 by 5 माइनस 1 by 20 एलसीएम ले लीजिए, d आ गया है 15 सेंटीमीटर. तो बहुत ज्यादा कुछ इमेज फॉर्मेशन सोचना या फिर क्वेश्चन में लेंथी कैलकुलेशंस करना, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड. नाउ यू नो कि जो लोग इसे बहुत लेंथी कैलकुलेशंस में कर रहे हैं वो लोग फिर एग्जाम के बाद कंप्लेन करेंगे कि इट वाज वेरी लेंथी. लेकिन जो लोग कर रहे हैं स्मार्ट तरीके से, दो स्टेप में सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, दैट्स व्हाई द कट ऑफ इज गोइंग टोटली नॉर्थवर्ड्स. हर साल कट ऑफ इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि कुछ बच्चों ने लॉकडाउन का बहुत अच्छा यूज किया है और बाकी जनता बहुत अच्छे से बर्बाद हुई है. सो द ट्रूथ इज कि ऑनलाइन क्लास ये सब चीजें ठीक हैं, बट along with that you need the guidance of a teacher or most probably you need somebody who is available offline also, या फिर ऑनलाइन भी ज्वाइन करें तो एटलीस्ट टीचर से पर्सनली टच में रहिए, मे बी बाय जूम ही टच में रहिए, क्योंकि एफर्ट का फायदा तभी है जब वो सही दिशा में हो. मूविंग टू 23rd, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज v, और उसका हमें फॉर्मूला पता है. एक दूसरे प्लेनेट से एस्केप वेलोसिटी बतानी है जिसकी डेंसिटी अर्थ वाली ही है, रेडियस है 4 टाइम्स. सो हमने टिपिकली जो फॉर्मूला याद कर रखा होता है एस्केप स्पीड का, वो होता है √2gm/r. इस एक्सप्रेशन को रूट के अंदर ही
आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए और डिवाइड भी। क्यों? क्योंकि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ही हो गया डेंसिटी। तो आर स्क्वायर को रूट के बाहर लाए, आर हो गया, रूट के अंदर डेंसिटी है। एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर रूट रो। दूसरे प्लेनेट की डेंसिटी वही है लेकिन रेडियस अर्थ से 4 टाइम्स, तो वहां एस्केप स्पीड भी होगी अर्थ से 4 टाइम्स। इजी। सो द करेक्ट आंसर वुड हैव टू बी पार्ट ए। 24th क्वेश्चन, ये भी इजी है, क्वेश्चन डायग्राम वाला है। कुछ बच्चों ने जिन बच्चों से मैंने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट 30 या 40% बच्चे इसमें फिर भी गड़बड़ करके आए हैं। क्या मिस्टेक की है वो भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ऐसा है कि देयर इज दिस सीरीज LCR सर्किट और तीनों कंपोनेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं 40 वोल्ट, 10 वोल्ट और 40 वोल्ट। ये तीनों वैल्यूज कौन सी हैं? RMS वैल्यूज। क्योंकि अगर आपने किसी कंपोनेंट के अक्रॉस AC सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया, नॉर्मल वोल्ट मीटर से तो आएगा नहीं। कौन से डिवाइस से आएगा? हॉट वायर वोल्ट मीटर से। और उसकी रीडिंग किसके इक्वल होती है? RMS वैल्यू। सो इन अदर वर्ड्स, इस सर्किट के लिए नेट वोल्टेज है रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। नेट वोल्टेज आ गई है 50 वोल्ट और ऑफ कोर्स ये अप्लाइड वोल्टेज की RMS वैल्यू है, isn't it? क्योंकि ये 40, 10, 40 तीनों वैल्यूज भी तो RMS वैल्यूज थी। देन ऑल्सो मेंशन की करंट है 10√2 एम्पियर। बस बन गई बात। So using the fact that net voltage की जो RMS value है, it would be IRMS into impedance Z. So the truth is कि क्योंकि amplitude of current flowing, amplitude यानी peak value, जो peak value है 10√2, तो क्या RMS value सिर्फ 10 होगी? तो जिस बच्चे ने शब्दों के हेर फेर को समझ लिया उसका आंसर बड़ा इजीली आ गया होगा। इम्पीडेंस Z वुड बी 5 ओम। सो अगेन आई कैन से कि इससे लेंदी और इससे मुश्किल क्वेश्चन भी सीरीज LCR पर बनते हैं, बट एग्जामिनर चुन चुन के हर आर्टिकल से इजी और लेस कैलकुलेशंस वाली चीजें पूछ रहा है फॉर सम अननोन रीजन, isn't it? It would be very unfortunate situation अगर 50-60 बच्चों के 720 आ रहे हैं, तो इतने सारे बच्चों के हर स्टेट में कई बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है। That would defeat the very purpose of the nature of this competition. In my opinion, एग्जामिनेशन ऐसा हो कि कट ऑफ कभी भी 70-75% से ज़्यादा ना जाए। जो 5 साल 7 साल पहले पैटर्न था, दैट वाज द बेस्ट पैटर्न। क्योंकि कॉम्पिटिटिव कोचिंग में सब बच्चों ने इतने इजी क्वेश्चंस को बाईपास करके टफ क्वेश्चंस पे सब ने एफर्ट लगाया है और वो चीज़ कहीं काम नहीं आ रही। तो दिस इज अ स्लाइटली डीमोरलाइजिंग थिंग। इट वुड बी सो अनफेयर कि अगर ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे को और एवरेज बच्चे को एक ही जगह लाकर खड़ा कर दिया जाए। मीनवाइल ये चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर है, बट वी कैन डेफिनेटली राइट एन ईमेल टू द अथॉरिटीज़ की NTA अगर आप लोग सुन रहे हैं भाई ये ट्रेंड सही ट्रेंड नहीं है। Given this question paper, I think I've been teaching for more than 15 years now, मैं क्वेश्चन पेपर बड़ा इजीली क्लेम कर सकता हूँ कि 6 या 7 मिनट में पूरा किया जा सकता है। सो इतना इजी नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन पेपर टफ था,
आपकी तैयारी में कोई मेजर गड़बड़ है। Spring is stretched by 5 centimeter by a force 10 Newton. Let us use the relation F equal to kx. 5 सेंटीमीटर को लिखा 1/20 मीटर, तो k की वैल्यू आ गई है 300 न्यूटन पर मीटर। मास से सस्पेंड किया तो टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m बाय के। मास है 2 kg और अच्छा 300 नहीं सॉरी 200 है, k की वैल्यू 200। करेक्ट आंसर आ गया है π/5 यानी कि ए पार्ट। तो अगेन आई कैन नॉट इमेजिन फ्रॉम दिस चैप्टर अ क्वेश्चन इजियर देन दिस। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन 26। ये है मैग्नेटिक्स के चैप्टर से थ्योरी का सीधा साधा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, और जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर का सेट हो बेस्ड ऑन दैट सब ने चीज पढ़ रखी है कि इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म थिक करंट कैरिंग सिलेंडर, अगर आप ऊपर अपनी आई रख के देखेंगे आपको क्रॉस सेक्शन कैसा नजर आएगा, सर्कल। तो एट इनसाइड पॉइंट्स हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू वेरी विद डिस्टेंस। डायरेक्ट रिजल्ट, इवन बोर्ड लेवल का रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड वुड वेरी लीनियरली, लेकिन आउटसाइड पॉइंट्स पे कैसे वेरी करेगा, इट विल फॉल ऑफ इन अ हाइपरबोलिक फैशन। यानी कि ये वाली ऑप्शन करेक्ट है जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में जिस भी ऑप्शन में ये वाला ग्राफ दे रखा। सो आई रिपीट कि इनसाइड पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है μ0I r/2πR², isn't it? Direct रिजल्ट हमने याद नहीं किए हैं तो वी आर लिविंग इन अ फूल्स वर्ल्ड। कभी आपको खुद ऐसा लगा हो या किसी टीचर ने कहा हो कि फिजिक्स में याद कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, isn't it? ये परिकथा है। एक्चुअली में आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड ग्राफ्स क्रैम होने चाहिए, अदरवाइज आप अप्रोप्रिएट टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 27 देन, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, स्पॉन्टेनियस डिके हुआ और डिके रिएक्शन आपको दे रखी है, कौन कौन से पार्टिकल्स एमिट हुए। फर्स्ट केस में जब एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज हुआ, isn't it? Looking at this, बीटा माइनस डिके में एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, बीटा प्लस डिके में एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। इनफैक्ट क्या मैंने स्टेटमेंट थोड़ी गलत बोल दी, मैं फिर रिपीट करता हूं। अगर कभी भी ऐसा हो कि बीटा माइनस डिके हुआ, isn't it? तो क्लियरली जो फाइनल न्यूक्लियस बचेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होगा। लेकिन अगर होगा कभी भी बीटा प्लस डिके, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर फाइनल न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर होगा कितना, Z-1। यही तो यहाँ पर हो रहा है, यानी बीटा प्लस डिके हुआ है, आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। डी पार्ट गुड इनफ। Then the velocity of a small ball of mass m when dropped in a glycerine container becomes constant after some time। और सबने याद कर रखा है कि वो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, 2/9 से फॉर्मूला स्टार्ट है, isn't it? लेकिन क्वेश्चन उतना मुश्किल है ही नहीं। इनफैक्ट ये पहली लाइन भी एक इररेलेवेंट लाइन थी, दिस इज एक्सट्रेनियस डाटा सॉर्ट ऑफ। सो क्वेश्चन ये है कि अगर डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन यानी मीडियम है D/2, लाइक थिंक ऑफ द बॉडी, बॉडी की डेंसिटी होती है
बॉडी की डेंसिटी गिवन है d, तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी को d ही लिख लेते हैं, isn't it? तो इस बॉडी को आपने पूरा कंप्लीटली ग्लिसरीन में जब डिप किया तो इस पर एक्ट करने वाला अपथ्रस्ट कितना है? अपथ्रस्ट होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू जी। हाँ जी, अपथ्रस्ट कितना है? mg/2। इसीलिए विस्कस फोर्स भी कितना होगा? इट वुड ऑल्सो बी mg/2, क्योंकि बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है। वेट इज एक्टिंग डाउन, अपथ्रस्ट है mg/2। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है तो विस्कस फोर्स भी डेफिनेटली कितना रहा होगा? mg/2। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। Water falls from a height at a certain rate, और उसके बाद वो वाटरफॉल करता है एक टरबाइन पर। इट इज अगेन क्लियर कि क्योंकि पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, mgh/t। अब मास पर यूनिट टाइम है 15 kg पर सेकेंड, g है 10, हाइट गिवन है 60। दिस इज नथिंग बट 9000, मतलब बेसिकली 9 किलोवाट। और ये टरबाइन पे फॉल किया, टरबाइन ने सिर्फ इसका 90% ही आउटपुट दिया। सो आउटपुट पावर वुड बी गिवन एफिशिएंसी ईटा इनटू पी, 0.9 इंटू 9, 8.1 किलोवाट। करेक्ट आंसर है कौन सा? सी। What about 30th? एक और इजी क्वेश्चन होना चाहिए ये होपफुली। 30th क्वेश्चन जिसमें एक डायग्राम भी आपको दे रखा है। डायग्राम इज सजेस्टिंग, हाँ जी मैं जरा डायग्राम लोकेट कर लेता हूँ, कहाँ गया डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा डायग्राम नहीं है इसमें, इक्वेशन बेस्ड है और भी इजी है। एक कैपेसिटर के अक्रॉस AC वोल्टेज V0 sin ओमेगा t। सबको पता है AC के चैप्टर से कि फ्रॉम द फेजर डायग्राम कैपेसिटर में करंट लीड करता है। जो करंट होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, उसकी पीक वैल्यू कितनी? हाँ जी V0/XC। और कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय अ फेज एंगल π/2। दो डायरेक्ट रिजल्ट्स। सो अगेन one of the easiest questions in the question paper. So XC को पुट किया 1/ωc और sin 90 plus theta would be cos theta. That's it. So accordingly यहाँ जिस ऑर्डर में ऑप्शंस टाइप्ड हैं, करेक्ट आंसर वुड बी पार्ट बी। अगले क्वेश्चन में नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। वेवलेंथ गिवन है, पावर गिवन है। यू नो पावर इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम, जिसे आप लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन into number of photons per unit time. So total power is given to be 3.3 milliwatt। हर चीज SI में रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और we have E equal to hc/λ। H into C की वैल्यू 2 into 10 raised to power minus 25. One of the good things to memorize. I repeat, H into C 2 into 10 raised to power minus 25. लैम्बडा है फिर it is given as 600 nanometer
और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम को स्मॉल n लिख लिया। सो सॉल्व करके स्मॉल n की वैल्यू आ गई 10 रेज टू पावर ये आ रही है 10 और -10 plus 25 15 plus 1 16. So definitely answer would be 10 raised to power 16 photons per second. Regarding answer of this D part 30 second given है कि N type और P type वैसे दोनों ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं, isn't it? N type is independently neutral, P type is also neutral, लेकिन N type में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि करंट के फ्लो के लिए मोबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और जो मोबिलिटी होती है वो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस छोटी सी चीज को अगर ध्यान रखें, दोनों के अक्रॉस आप इक्वल मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाई करें, तो N टाइप के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मोर मोबाइल, दे आर इजीली एबल टू मूव, एंड हेंस N टाइप में करंट भी ग्रेटर होगा। सो accordingly the correct answer is part D. Okay, 33rd मुझे लग रहा है ये 10th की NCERT में भी है। हाँ जी, 10th ही कह रहा हूँ मैं। So there are 4 resistances and suppose each resistance is R. So जब चारों को आपने पैरेलल में रखा तो इक्विवेलेंट कितना आ गया? R/4। वो वैल्यू है 0.25 यानी 1/4, तो हर एक रेजिस्टेंस है 1 ओम। जब चारों को सीरीज में रखा तो इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू देयर सम, दैट मींस 4 ओम। 50 में से 33 क्वेश्चन निकल गए, दिमाग अभी तक भी कहीं भी नहीं लगा। सो इजी क्वेश्चन पेपर में भी स्लाइटली लेंदी, लेकिन उसी चीज के लिए तो हम बार बार ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कि बायो 30-35 मिनट में, केमिस्ट्री नॉट मोर देन 45 मिनट्स। तो फिजिक्स को अप्रोप्रिएट टाइम देंगे तो आज की डेट में तो फिजिक्स ही रैंक बनाता है, चाहे आपको लगे कि सिलेक्शन में बायो का रोल ज्यादा है, लेकिन रैंक तो हमेशा से फिजिक्स ही बनाता रहा है। सो व्हाट अबाउट 34th? फिर से मैच द कॉलम टाइप की एक प्रॉब्लम, और दोनों कॉलम्स आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं। ये तो और भी इजी क्वेश्चन है, वैसे तो केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट इन फिजिक्स RMS वेलोसिटी होती है √3RT/m, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस 1/3 ρVRMS²। ये भी मैच हो गया। आई थिंक इतने से ही आंसर आ जाएगा। हालांकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा। फिर सबको पता है डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हो, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 5 देखते ही आप इसे R से मैच कर सकते हैं। सो कैन नॉट इमेजिन कि थर्मो में इससे इजी क्वेश्चन आएगा। कितनी बढ़िया चीजें थी पूछने लायक, लेकिन एग्जामिनर शायद थोड़े ज़्यादा अच्छे मूड में थे। शायद वो फ्रंट पेज को, हर अखबार के फ्रंट पेज को भरना चाहते थे कि इस बार इंडिया में इतने टॉपर्स हैं। रिक्शा वाले का बच्चा भी टॉप कर रहा है, अंबानी का बच्चा भी टॉप कर रहा है, बैंकर का बच्चा भी टॉप कर रहा है। लड्डू खिलाती हुई डजन्स ऑफ माई, और सबको फ्रंट पेज पे जगह देनी पड़ेगी क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 है। सो दे आर सेटिंग अ वेरी पुअर ट्रेंड, बट नेवरदलेस
हमें अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से मैनेज करनी चाहिए। ऑफ कोर्स दिस मैसेज इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे। इजी क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, क्योंकि तलवार का काम सुई नहीं कर सकती तो सुई का काम तलवार भी नहीं कर सकती। इजी क्वेश्चंस, थ्योरी को डिटेल में पढ़ना ये बहुत जरूरी है। What about 35th? An EM wave। देखिए फिर से क्रॉस प्रोडक्ट वाले टाइप का क्वेश्चन आया है। आई थिंक नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट का नहीं है। सो अगेन अ वेरी डायरेक्ट रिजल्ट, और सबने डेरिवेशन और डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ रखा है, सो आई थिंक आई हैव नथिंग टू एक्सप्लेन। द करेक्ट आंसर वुड बी सिंपली डी पार्ट। 36th, there is a circular ring, moment of inertia I equal to mr square। अगर आपने 90 डिग्री सेक्टर कट कर दिया तो कट किए हुए पोर्शन का मास कितना है? मास भी टोटल का 1/4 है, और जब m/4 आपने कट कर दिया, बचा हुआ पोर्शन उसका मास है 3m/4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास इनटू रेडियस स्क्वायर। तो जो इन्होंने लिखा है k टाइम्स mr स्क्वायर, k की वैल्यू आ गई है 3/4। ये हमारी असाइनमेंट में भी क्वेश्चन था, बट मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मेरे करवाए हुए में से सारे क्वेश्चंस आ गए। देयर वुड बी एट लीस्ट thousands of teachers in India who can now claim कि सारा पेपर हमारे करवाए हुए में से आया है। इनफैक्ट अगर आपने कोई भी स्टैंडर्ड बुक की थी, उस बुक में से पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये GRB की बुक में से भी पूरा नीट है इस बार, MTG में से भी पूरा है, अरिहंत DC पांडे में भी 100% क्वेश्चंस थे। सो दैट इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। इसमें हर कोई हीरो बन गया है। So no, not to boast about it, लेकिन अगर मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की असाइनमेंट में 40 क्वेश्चन थे तो 40 में से 39 क्वेश्चन इससे ज्यादा ही मुश्किल रहे होंगे। बिल्कुल चुन चुन के इजीएस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो नेक्स्ट इज 37th, जिसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस से कितना दूर रखा? 60 सेंटीमीटर दूर। उसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। देन वी हैव दीज ऑप्शंस। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते ही क्लियर क्या हो रहा है कि एज पर द स्टेटमेंट, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट को आपने रखा है कहां पर? 60 सेंटीमीटर दूर, और फोकल लेंथ थी 30, यानी ऑब्जेक्ट को तो आपने 2f पर रखा है। सो वी आर होपिंग कि इमेज भी कहां बन जाएगी? 2f डिस्टेंस दूर, यानी कि 60 सेंटीमीटर दूर। साथ में है एक प्लेन मिरर। कहां पर? प्लेन मिरर है लेट अस से लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर, और जो लेंस की बनाई हुई इमेज है ये प्लेन मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड को फेस नहीं कर रही, ये पॉलिश्ड साइड को फेस कर रही है। और आप मिरर के पीछे खड़े हो जाएं तो आपकी इमेज वो नहीं बनाता कभी भी। इसका मतलब है इस इमेज की वो फर्दर इमेज नहीं बनाएगा। So we are having just one image, and you know, क्योंकि मिरर के पीछे एक्चुअली में रेज नहीं पेनिट्रेट कर सकती थी, so this one image is a virtual image, और मिरर से कितना डिस्टेंस दूर है? 20 सेंटीमीटर। So the correct answer is given by फर्स्ट ऑप्शन। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, पता नहीं क्यों नेट पे इसे बना दिया गया है, अदरवाइज इसका आंसर क्रिस्टल क्लियर है, बट डिफरेंट टीचर्स आर गिविंग डिफरेंट आंसर्स। सो इन माय ओपिनियन दिस आंसर इज टोटली ऑथेंटिक। देन you are given another diagram in the 38th question,
एटलीस्ट थोड़े ढंग का क्वेश्चन तो आया एक गेट से। सो जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ इनपुट सिग्नल्स दे रखे हैं और लो सिग्नल यानी 0 वोल्ट और हाई वैल्यू आपको गिवन है 5 वोल्ट। सो इस तरीके से आपको सिग्नल A गिवन है, फिर सिग्नल B गिवन है, फाइनली सिग्नल C गिवन है। सो दिस इज मेंशन, हर बार लो वैल्यू 0 वोल्ट, हाई वैल्यू है 5 वोल्ट। अब ये सिग्नल आपने कहां से पास किया? ये पास किया आपने एक ऐसे सर्किट से, फिर से डायग्राम बना देते हैं। गेट्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें यू आर प्रोवाइडिंग सिग्नल A as well as signal B to this AND gate, लेकिन B सिग्नल और C सिग्नल आपने प्रोवाइड किए टू अ सेकेंड गेट जो कि है NAND गेट। इन दोनों का आउटपुट चला गया कहाँ? OR गेट में। सो यू हैव टू स्पेसिफाई कि फाइनल आउटपुट कैसा होगा अगर ABC के सिग्नल्स आपको ये वाले गिवन है। ऐसे क्वेश्चन को आप जनरल वे में करेंगे तो हमेशा छोटा पड़ेगा। कुछ बच्चों ने क्या किया, ABC को अलग अलग वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया, आंसर उससे भी आ जाएगा, दैट वुड बी लेंथी मेथड। तो शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप अगर चेक करें कि A और B पास थ्रू which gate? AND gate. Output would be A dot B. B and C pass through NAND gate. Output क्या होगा? B dot C whole bar. फिर ये दोनों जब OR gate से पास हुए तो your final output signal is going to be A dot B plus B dot C का whole bar. हाँ जी, इसी टाइप का आंसर आ रहा है। रिकॉल डीमोर्स थ्योरम। डीमोर्स थ्योरम कहती है कि A डॉट B को आप लिख सकते हैं A बार प्लस B बार। इसी तरह B बार डॉट C बार क्या हो जाएगा? इट मे बी रिटन एज B प्लस C। रिमेंबर B प्लस B बार वुड बी 1, तो A बार प्लस C प्लस 1, लाइक 1 प्लस एनी बुलियन सिग्नल इज ऑलवेज 1, यानी कि आपका आउटपुट क्या आएगा? नाउ इट इज इजी टू सी। आउटपुट होगा आपका कुछ ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली 5 वोल्ट है, एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। सो दिस वुड बी अ गुड वे टू सॉल्व एनी सच क्वेश्चन। 39 A car starts from rest. अगर मेरे पास 1000 रुपए फालतू हो, मैं इस क्वेश्चन पे केस कर दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, बहुत इनकम्प्लीट है। एग्जामिनर शुड हैव मेंशन्ड कि a car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square. At 4 seconds, a ball is dropped out of a window. आगे एग्जामिनर को क्या लिखना चाहिए था जो उन्होंने नहीं लिखा? फ्रॉम अ लार्ज हाइट। उसके बिना ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। सो अगर लार्ज हाइट से ड्रॉप किया, 4 सेकंड के इंस्टेंट पर ड्रॉप किया, देन वी नो दैट एट टाइम 6 सेकंड पार्टिकल इज स्टिल इन द एयर एंड इट इज स्टिल ट्रेवलिंग। अगर पार्टिकल अब भी फ्री फॉल कर रहा है तो एक्सेलरेशन वुड बी g, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर तो ये तो एक ही ऑप्शन में है, सीधा सीधा आंसर आ गया A। बट बहुत बच्चे एग्जाम कंडीशन में कंफ्यूज हुए होंगे कि 6 सेकंड पे कहीं ग्राउंड पे आके स्टेशनरी तो नहीं है, isn't it? So in my opinion नीट वालों का बनता तो है कि इस क्वेश्चन में बोनस दे दें, बाकी जैसी अथॉरिटीज की मर्जी। If it is large height,
then definitely from 4 second to 6 second it is in motion for just 2 seconds. इस दौरान वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा। हाँ जी, जब इसे ड्रॉप किया गया कार की वेलोसिटी का x कंपोनेंट v इक्वल टू u प्लस at, x कंपोनेंट है 20 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकंड के बाद y कंपोनेंट u प्लस at फॉर्मूला से, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है g, this is also 20 मीटर पर सेकेंड, accordingly velocity is root vx square plus vy square, यानी कि चलिए कंफर्म करने की जरूरत थी नहीं, आंसर तो आ गया था, but now we have double cross checked. The answer would be 20 root 2 meter per second. Regarding 40th, यूनिफॉर्म रॉड है, चलिए एटलीस्ट ये भी थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन तो आया। इस क्वेश्चन में भी एक फिगर गिवन है और आपको बताना है, लाइक एच.सी. वर्मा ने, डी.सी. पांडे ने, हर स्टैंडर्ड बुक ने, हर पैकेज ने ऐसे कई क्वेश्चंस दिए हैं। एटलीस्ट ये क्वेश्चन स्कूल लेवल का तो नहीं है। सो द डायग्राम इज गिवन इन विच देयर इज अ स्केल। उस स्केल में 20 सेंटीमीटर के मार्क पर है 2 kg का ब्लॉक, 40 सेंटीमीटर के मार्क पर ये बैलेंस्ड है एक वेज पर, फाइनली 160 सेंटीमीटर के मार्क पर एक m मास का ब्लॉक है। ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स वर्टिकली 0 और साथ में किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क भी हो जाएगा 0। सो वेरी इजी टू कंक्लूड कि इफ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम और आपको मास m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन पॉइंट्स के नाम रख दीजिए A, B एंड D। सो टॉर्क अबाउट D को 0 रख दीजिए, क्योंकि रोटेशनल मोशन करते हुए आपके टीचर ने जरूर ये बताया होगा कि जो अननोन है, जैसे m की वैल्यू अननोन है, इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क को 0 रखेंगे तो इट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। सो सिस्टम क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, स्ट्रिंग में टेंशन भी है 20 न्यूटन जो स्केल पर एक्ट करेगी डाउनवर्ड्स। फिर B पॉइंट पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा, लेट अस कॉल इट NB। D पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन होगी मे बी T। सो द फैक्ट इज टॉर्क अबाउट D0 पुट करना है। जो यूनिफॉर्म रॉड है उसका मास है 100 ग्राम। दैट वेट विल एक्ट थ्रू द सेंटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर मार्क। तो 160 से 100 सेंटीमीटर मार्क का डिस्टेंस कितना 60। वेट इज प्रोवाइडिंग टॉर्क इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सो कॉरस्पॉन्डिंगली यूनिट्स की होमोजेनिटी पे ध्यान ना दीजिए, m इंटू जी हो गया है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इवन ये जो टेंशन है 20 न्यूटन, अच्छा 20 न्यूटन क्योंकि आ गई है, सो जो वेट mg था स्केल का वो भी फिर हम SI में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, isn't it? So स्केल के वेट की वजह से टॉर्क m है ½ kg इंटू g और डिस्टेंस था ऑफ कोर्स 60 सेंटीमीटर यानी 3/5 मीटर। सो ये टॉर्क कैसा था वेट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज। इवन टेंशन की वजह से भी टॉर्क कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। इट वुड बी 20 इंटू 160 से 20 सेंटीमीटर मार्क का डिस्टेंस 140 सेंटीमीटर यानी कि 7/5 मीटर। ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क किसने प्रोड्यूस किया? नॉर्मल रिएक्शन एट बी ने।
जिसका डिस्टेंस है इससे 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर यानी 6/5 मीटर। All we need to do is put the values. So values put करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। 5 को कैंसिल किया, so 15 plus 140 equal to 6 NB। नॉर्मल रिएक्शन एट B आ गया है, और फिर स्केल इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स कितना, 0। सो ये चीजें मैं जरा एक बार उड़ा देता हूं ताकि फर्दर कैलकुलेशंस के लिए जगह बन जाए, और स्केल का डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। सो 20 सेंटीमीटर के मार्क से एक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग पे एक्ट करने वाला टेंशन यानी कि 20 न्यूटन जो स्केल पर है डाउनवर्ड्स। 100 सेंटीमीटर मार्क से इसका वेट एक्ट कर रहा है। 40 सेंटीमीटर मार्क पर इस पर नॉर्मल रिएक्शन एट B अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और फाइनली 160 सेंटीमीटर मार्क पर वेट mg के कोरस्पॉन्डिंग टेंशन नीचे एक्ट कर रही है। So let us just put net force 0 given that NB is 155/6। I hope मैंने ठीक लिखा है ये। So accordingly we are having, let us say, this situation कि net upward force कितना NB और नेट डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा W प्लस 20 न्यूटन प्लस mg। सो अच्छा, मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है मैंने NB ठीक भी लिखा है या नहीं। एक बार आप लोग कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा। सो सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। पिछली स्क्रीन एक्चुअली मिट गई है, वो कैलकुलेशंस भी सारी उठ गई। अकॉर्डिंगली आई विल बी मूविंग टू 41st क्वेश्चन। So दो conducting circular loops हैं, assuming that outer loop is the primary loop, so it is easy to see आपको find out करनी है mutual induction coefficient की value। So flux through secondary is m into current through the primary। This is the formula that we know। So अगर R1 रेडियस वाले में करंट ट्रेवल करेगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड, μ0I/2π/R1। और R2 रेडियस वाले में से अकॉर्डिंगली फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा, B डॉट एरिया। लेट अस पुट दिस इक्वल टू mi। क्लियरली m इज प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1, और correspondingly the correct answer would be first one। एकदम इजी था। NCERT का ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड आर्टिकल सॉल्व थ्योरी में ही दे रखा है। एक और इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने 42, और इस बार डायग्राम कुछ ऐसा है कि इमेजिन दिस सिचुएशन कि वी हैव अ डायग्राम वेयर करंट I1 traveling through resistance R1 splits into two parts। ये जो दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं उनकी वैल्यूज ये गिवन हैं। सो वी हैव ऑलरेडी मेमोराइज्ड दोनों पैरेलल में हैं, प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू R1। अकॉर्डिंगली I3 की वैल्यू आ जाएगी टोटल करंट यानी I1 इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस क्या है R2 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस।
सो I3/I1 रेशो क्या आ गई है, C पार्ट के इक्वल, यानी कि दिस इज ऑथेंटिक आंसर ऑफ दिस। मूविंग टू 43rd, इस बार भी एक पार्टिकल को आपने v स्पीड से प्रोजेक्ट किया और मैक्सिमम हाइट। स्टैंडर्ड डेरिवेशन हर बच्चे ने याद कर रखी होगी, डिराइव करके ऑफ कोर्स, कि अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि कंजर्वेटिव है, जब ये h हाइट पर गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस gmm/r प्लस h, और हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल मोमेंटरीली रेस्ट पर आता है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको डायरेक्ट रिजल्ट फर्स्ट मिल जाएगा, isn't it? I repeat, escape velocity की टर्म कैसे इंक्लूड करेंगे? Remember that escape velocity is 2gmm/r, तो आप gmm/r को हर जगह क्या पुट कर सकते हैं, ve/2, that would be यहाँ स्मॉल m नहीं आएगा और रूट भी आएगा। सो लाइक मैंने आई थिंक काइनेटिक एनर्जी लिख दी थी, हाफ mve² होता है 2gmm/r। नेवरदलेस करेक्ट आंसर आ जाएगा फिर ऑप्शन नंबर 1। ओके, 44th, ये भी इजी क्वेश्चन है। इफ देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ 12a और उससे आपने बना दिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ a, हाउ मेनी टर्न्स वुड बी देयर, 4। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ईच साइड a, तो यू नो इसका एरिया कितना होता है, √3/4 a², और फिर इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, 4I इनटू √3a²/4। सो आई थिंक बी पार्ट ही वो इकलौती ऑप्शन है जिसमें √3IA² आ रहा है, इसे हम टिक कर सकते हैं। मूविंग टू 45, तो ट्रांसफार्मर का इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें कहीं कोई लॉसेस नहीं हो रहे, पावर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, सो पावर यू नो इक्वल टू V इंटू I होता है, प्राइमरी के लिए भी और सेकेंडरी के लिए भी। क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखते हैं, आपको तो प्राइमरी करंट बताना है, सो V प्राइमरी इंटू I प्राइमरी, पावर गिवन है 44 वॉट, यूनिट से क्लियर हो रहा है। अच्छा, प्राइमरी में लेट अस से AC मेंस की वोल्टेज है 220, तो प्राइमरी करंट आ गया है 1/5 एम्पियर यानी 0.2 एम्पियर। कौन सी ऑप्शन सही है, सेकंड वन। रिगार्डिंग 46, सीरीज RLC सर्किट है, ये भी थोड़ा सा एक दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, एक सही फॉर्मूला की एप्लीकेशन है। सो यू हैड टू यू नो रिकॉल दिस थ्योरी कि हाउ डज द ग्राफ ऑफ पावर वर्सेस ओमेगा लुक लाइक, इस टाइप का रफली ग्राफ होता है। यू नो सीरीज RLC में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पावर मैक्सिमम होती है, फिर हाफ पावर पॉइंट्स कोरस्पॉन्ड टू 2 फ्रीक्वेंसीज, जिसमें एक तो हो जाएगी रेजोनेंस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी माइनस सम वैल्यू डेल्टा ओमेगा, फॉर्मूला आपको याद होगा इसका R/L, और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है
it would be resonant frequency plus delta omega, isn't it? So जिसे थ्योरी याद थी उन लोगों के लिए क्वेश्चन इजी था, बट सम कैलकुलेशंस वर इन्वॉल्व्ड। लाइक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1/√LC। एग्जामिनर ने आपका काम इजी करने के लिए क्या किया, L × C का प्रोडक्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर दे दिया। सो 5 × 80 400, उसका मैंने रूट ले लिया। माइक्रो था 10⁻⁻6, उसका भी रूट ले लिया। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 50 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि जो ऑप्शंस हैं वो 50 से इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए, isn't it? सो पॉसिबली फर्स्ट आंसर हो सकता है, पॉसिबली सेकंड भी हो सकता है, थर्ड पे कांटा लग गया, पॉसिबली फोर्थ भी हो सकता है। What about R/L वैल्यू? R/L तो आ गया है सिंपली 8, isn't it? So 50 ± 8। एक मिनट, डेल्टा ओमेगा होता है R/2L, आई थिंक R/2L होता है, तो 8/2 इट वुड बी 4 रेडियन पर सेकेंड। इनफैक्ट R/L तो ये पूरी की पूरी बैंडविड्थ होती है, isn't it? So कुल मिला के आंसर क्या आया, 50 - 4 and 50 + 4। करेक्ट ऑप्शन वुड बी D पार्ट। Hmm. 47, यू नो, अगर कुछ ड्रॉप्स को लैस करके एक बड़ी स्फेरिकल ड्रॉप बनाए तो फिर what happens is that charge is conserved। like छोटी ड्रॉप है, रेडियस r, चार्ज q, ऐसी आपने n सिमिलर ड्रॉप्स ली, they coalesce and make a big drop of radius capital R, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बड़ी ड्रॉप पर चार्ज कितना होगा, nq। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से combined volume of n small drops is equal to volume of the big drop alone, यानी कि R की वैल्यू कितनी, क्यूब रूट ऑफ n into small r। तो अगर छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल था कितना, स्मॉल v, which was 1/4 pi epsilon naught स्मॉल q by स्मॉल r, तो क्लियरली बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught q by r। लेकिन q की वैल्यू तो है n into स्मॉल q, और रेडियस है क्यूब रूट ऑफ n into स्मॉल r, यानी पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप वुड बी n⁻²/3 into small v, isn't it? So possibly बड़ा इजीली रिजल्ट आ गया, 27⁻²/3 9 into 220, ये हो जाएगा एकदम इजी आंसर। बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन नहीं है, ये इतना इजी है। Moving to 48, a ball is dropped from a certain height, और कोलिजन है कैसी, परफेक्टली इलास्टिक। सो अगर उस बॉल को की वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड v है, तो हिट करने के बाद भी v है, isn't it? सो h हाइट से आपने ड्रॉप किया तो v वुड बी √2gh। ऐसे में यू नो, अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम वेक्टर। अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस y एक्सिस मान लीजिए। फाइनल मोमेंटम क्या है, हाँ जी, फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। डायरेक्शन के लिए मैंने j कैप लिख दिया है। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, सो माइनस करते हैं इनिशियल मोमेंटम विच इज m√2
2GH और डायरेक्शन थी माइनस जे कैप, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए और यू नो दिस वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स 2m√2GH. When we put the values, correct answer is coming out to be 4.2. अच्छा, मुझे बिना सॉल्व किए ही पता था ये आंसर आएगा, सच्ची मुच्ची। देखिए कैसे बहुत बच्चे mv पुट कर देते हैं बस मोमेंटम को, isn't it? लेकिन एक्चुअल आंसर उससे डबल है। लाइक अगर ऐसे क्वेश्चन में दो ऑप्शंस 1:2 में हो ना, जैसे 4 और 3 हैं, तो जो डबल वाला है वो आंसर होता है, isn't it? अच्छा, कुछ बच्चों ने तो जिन्होंने 0 टिक किया है, आई फील सॉरी फॉर देम, वे फिजिक्स ध्यान से पढ़िए। स्पीड चेंज नहीं हुई लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हुई है ग्राउंड को हिट करके। ओके, व्हाट अबाउट 49? सो इस प्रोडक्ट में आपको बताना है व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर बी। एफ होता है Q इंटू V क्रॉस B। सो जब क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है and F is Q into V cross B, तो what this is implying is कि जरूर let us say force और B perpendicular हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। लाइक पहली ऑप्शन में डॉट प्रोडक्ट देखिए, इट वुड बी, अच्छा एफ डॉट बी 0 है, वी डॉट बी के बारे में हम कोई कंक्लूड नहीं कर सकते, वी और बी में तो कोई भी एंगल हो सकता है। सो एफ डॉट बी पहले केस में मैं चेक कर रहा हूँ 4 इंटू 6 24, फिर -20 इंटू -6, फिर 12 इंटू -8, ये टर्म तो 0 नहीं आई, तो कौन सी टर्म 0 आएगी? बस चेक करते रहिए and you will find that the correct answer is C part, जिसमें तीनों माइनस साइन हैं, वो वाली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आ गए हैं हम डिस्कशन करते करते लास्ट क्वेश्चन पर, और a particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes a time t to complete 1 revolution. t हो जाएगा 2πr/v। देखिए इस केस में गिवन है कि v is 2πr/t। इक्वेशन नंबर 1, प्रोजेक्टाइल को इसी स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है? v स्क्वायर sin स्क्वायर θ/2g, isn't it? हाँ जी, मैक्सिमम हाइट हो गई, मैं v का स्क्वायर कर रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट हो गई है v स्क्वायर का एक्सप्रेशन ये हो गया इनटू sin स्क्वायर θ/2g, लेकिन मैक्सिमम हाइट तो 4r के इक्वल है। दोनों चीजों को इक्वेट कर दीजिए, sin स्क्वायर थीटा की कुछ वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर है। देखिए sin स्क्वायर थीटा आ गया है कितना? It is coming out to be 2g t square by pi r square. As I was saying, 1 मिनट की है सिर्फ इसकी सॉल्यूशन और एक स्टेप में आंसर आ गया। साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो साइन थीटा इस पूरे का रूट और थीटा वुड बी साइन इनवर्स ऑफ दिस, यानी कि ये आंसर। अच्छा, मैंने थोड़ा लिखने में पाई आर स्क्वायर लिख दिया, आई थिंक इट वाज पाई स्क्वायर आर। सो आई होप डिस्कशन से हमें सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। सो बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आगे चल के आपको काउंसलिंग के बारे में भी टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा। नीट की साइट के टच में रहिए। थैंक यू।